आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका शो पर। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले रेवेन्यू और एबिटा के फ्रंट पर सर थोड़ा समझना चाहेंगे। जो यहाँ से डिक्लाइन देख रहे हैं तो टेम्पररी रिडक्शन जो हमने देखा इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन दिल्ली एनसीआर रीजन ड्यूरिंग Q3, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ असर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या डिटेल्स रहेगी सर? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि कामधेनु एक एसेट लाइट मॉडल और ये यूनिक फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। तो डेफिनेटली जो एनसीआर में पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 37 डेज ग्रेप 3 और इससे ऊपर की रिस्ट्रिक्शंस रही हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बैन रहा है। उसका इफेक्ट मेजरली जो हमारी अपनी ओन यूनिट है या कुछ यूनिट्स हमारी जो एनसीआर में है उनकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली रहा है। और अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन हमारा जो पैट है उसके ऊपर ऑलमोस्ट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा सा दिखता है, लेकिन अगर आप 9 मंथ की वर्किंग देखेंगे तो 9 मंथ की में जो पैट है हमारा ऑलमोस्ट 10% प्लस है। जो लास्ट ईयर 9 मंथ में 33.4 करोड़ था, करोड़ है इस करंट क्वार्टर 9 मंथ में, जो लास्ट ईयर 30.3 करोड़ था। तो दैट वे ओवरऑल जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और जो हमारी जो थ्रू फ्रेंचाइजी ऑन टोटल जो सेल्स थी हमारी पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 7.91 लाख मेट्रिक टन थी, जो इस क्वार्टर में 8.1 लाख मेट्रिक टन है। तो दैट वे ओवरऑल तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, रॉयल्टी की भी इनकम बढ़ रही है, ओवरऑल भी बढ़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि ये काफी इसमें इम्पैक्ट रहा है, तो अब हमारी ओन यूनिट का इम्पैक्ट इसमें थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आई थिंक इस क्वार्टर में जो Q4 है ये सब चीज हमारी जो है कवर हो जाएगी। डेफिनेटली सतीश सर, नेक्स्ट वही मैं समझना चाह रही हूँ। रेवेन्यू ब्रेकअप के ऊपर अगर बात करें तो ऑन फैसिलिटीज़ जो है वहाँ से कम होती दिख रही है, और सामने रॉयल्टी इनकम्स जो देखे तो जैसे आपने भी मेंशन किया तो बढ़ती दिख रही है, तो उसका क्या कारण है? ऑन फैसिलिटीज़ में कम हो रही है और रॉयल्टी इनकम जो है फ्रेंचाइज जो है वहाँ से एक बढ़ती दिख रही है, इसके ऊपर डिटेल्स। देखिए, जब ऑन रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो इसमें दोनों तरह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। नंबर एक तो जो Q3 में जो ओन प्रोडक्शन है वो थोड़ा हमारी डिक्लाइन हुई है, और रिवेन्यू भी उसमें डिक्लाइन इसलिए दिख रहा है कि जो लास्ट ईयर की प्राइसेस है Q3 की और करंट ईयर की जो Q3 की प्राइसेस हैं उन उसमें लगभग 4,500 रुपये टन का जो प्राइस वेरिएशन है। लास्ट ईयर जो प्राइस 54,000 रुपये टन थी वो इस बार 50,000 रुपये के आसपास है। तो 4,000 रुपये टन का जो डिक्लाइन है प्राइसेस में, उसका इम्पैक्ट जो है एज ए रिवेन्यू आ रहा है। जी, तो ये भी एक पॉइंट है। यहाँ से आगे जानेंगे सर, स्टिल एम्प्टी डिमांड के फ्रंट पर कैसा मार्केट यहाँ से आप देख रहे हैं, ग्रोथ जो है आगे चलकर आप कैसा देख रहे हैं? जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, स्पेशली अर्बनाइजेशन नीड भी है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे डिमांड ऑफ स्टिल एम्प्टी? देखिए, जैसे इंफ्रा में पूरा हमारी गवर्नमेंट का पूरा बूस्ट है, स्पेशली जो हाईवेज के ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा है। और एक कॉमन आदमी के लिए जो हाउसिंग का सेगमेंट है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 1 से 2 करोड़ घर का प्लानिंग है अभी तुरंत, तो उसके ऊपर अगर देखेंगे तो एवरेज एक घर में 5 किलो 5 टन से लेके 10 टन तक सरिया कंज्यूम होता है। तो अगर मिनिमम 5 टन भी अगर हम पकड़े तो 1 करोड़ घर के ऊपर आने वाले साल में रिक्वायरमेंट 5 करोड़ टन की है। तो कामधेनु की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 52 लाख टन की है, जिसमें 40 लाख टन टीएमटी की कैपेसिटी है, 10 लाख टन स्ट्रक्चरल स्टील और पाइप्स वगैरह की कैपेसिटी है, और 2.5 लाख टन हमारे पास कलर कोटेड शीट की कैपेसिटी है। थ्रू फ्रेंचाइजी रूट इसको कंटिन्यूअसली हम लोग बढ़ा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि थ्रू फ्रेंचाइजी रूट ये और सेल्स हमारी फर्दर बूस्ट होगी, क्योंकि जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी कामधेनु के साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मल 7 to 8% स्टील का एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में टीएमटी बार की स्पेशली बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आने जा रही है। तो हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है, जो अगले 4 से 5 साल में हम लोग डबल करने का प्रोग्राम रखते हैं। तो ऑलमोस्ट जो CAGR है वो 16 से 17% की है।
जबकि स्टील की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो 7 to 8% है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि जो कामधेनु का जो आने वाला फ्यूचर है बहुत अच्छा दिख रहा है। जी सर, डेफिनेटली। डेट को लेकर सर नेक्स्ट सवाल मेरा रहेगा सतीश सर। आपके प्रेजेंटेशन में देख रही थी मैं डेट इंक्रीज यहाँ से जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं हम, क्या सिचुएशन अभी इस फ्रंट पर है और जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए कामधेनु अभी डेट फ्री कंपनी है। जो भी डेटर्स हमारे पास अगर अकाउंट्स में है तो वो सन्डी डेटर्स हैं या अगेंस्ट गुड्स सप्लाइड है या एडवांस टू कस्टमर्स हैं। तो वो भी काफी हद तक हमारे रिकवर हुए हैं और मार्च तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट जो भी डेटर्स हैं तो एक मिनिमम लेवल पे आ जाएंगे। बाकी जो एज फार एज द बैंक इज कंसर्न कंपनी इज टोटली डेट फ्री दिस ईयर। ओके सर। और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जो है फिलहाल कंपनी के फ्रंट से क्या बनता दिख रहा है सर? देखिए जो कामधेनु का यूनिक मॉडल है वो थ्रू फ्रेंचाइजी रूट है। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा अपना यूनिट है वहाँ पे तो हमारी ऑलमोस्ट 1.5 लाख टन की कैपेसिटी है जो हम इस साल पूरी यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर कुछ पोल्यूशन की वजह से हम लोग पूरी यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। आने वाले साल में उम्मीद है कि पूरा यूटिलाइज करेंगे। और इसके साथ ही जो थ्रू फ्रेंचाइजी हम लोग नेक्स्ट ईयर जो है 15 से 20% अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 10 लाख टन की कैपेसिटी FY25 में हम लोग और ऐड करने जा रहे हैं जो प्रोसेस में है। कहीं बैकवर्ड इंटीग्रेशन चल रहा है। जो एग्जिस्टिंग यूनिट है मेजरली उनमें कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम चल रहा है। इसके अलावा भी जहाँ पे कहीं हमारी फ्यूचर में डिमांड होगी और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसको नहीं मीट आउट कर रही होगी तो वहाँ पे हम नई यूनिट भी ऐड करने का प्रोग्राम हमारे पास है। ओके सर। और सतीश सर आगे जानेंगे, जो कंपनी ने फंड रेज किया 100 करोड़, तो इसके ऊपर डिटेल्स यूज़ ऑफ फंड्स आप कैसे यहाँ से बताएंगे? देखिए ये अभी फंड रेजिंग का जो है प्रोसेस में है। अभी इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल अभी NSE और एक्सचेंज से हमारे को नहीं मिली है। जी। मैं समझता हूँ इसके लिए हमने ऑनलाइन दिया हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे सब चीज़ है कि कहाँ कहाँ फंड हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मेजरली इसमें कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, कुछ और वर्किंग है इसमें। तो आई थिंक जो फ्रेंचाइजी का जो नया मॉडल हम रीडिजाइन कर रहे हैं उसमें इस फंड्स को यूटिलाइज करेंगे जिसमें कि कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी और कुछ इक्विटी पार्टिसिपेशन उनके साथ भी शायद हम लोग करेंगे। ओके, डेफिनेटली। आगे सर ओवरऑल एक आउटलुक में आपके साथ आप अगर शेयर कर सके फॉर ये साल के लिए जब हम पहली बार जुड़ रहे हैं, आगे चलकर ओवरऑल अर्निंग्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर आपने काफ़ी डिटेल्स यहाँ से शेयर की है, बट गाइडेंस या फिर आउटलुक इंडस्ट्री को लेकर, कंपनी को लेकर क्या आपका बनता दिख रहा है फॉर 24? देखिए जहाँ तक स्टील का सेगमेंट है वहाँ तो 7 to 8% की जनरल ग्रोथ है। लेकिन चूंकि कामधेनु एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, ऐसी यूनिट जिनमें कैपेबिलिटीज हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, लेकिन वो अपना ओन ब्रांड नहीं से प्रॉपरली सेल कर पा रहे हैं, सही प्राइस उनको नहीं रियलाइज हो रही, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ क्यू में हैं जो कामधेनु ब्रांड की अम्ब्रेला में आना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि कामधेनु आज लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है रिटेल सेगमेंट में। तो हमारा जो थीम है वो यही है कि एक कॉमन आदमी के लिए थ्रू आउट इंडिया, इवन रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में हम लोग एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और एंड यूजर तक पहुंचा पाए थ्रू रिटेल। तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत बड़ा रिटेल सेगमेंट हमारे पास है। मोर देन 8,500 के करीब हमारे पास रिटेल की चेन है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके थ्रू हम ये पहुंचा पाएं और आने वाले टाइम में जो रिक्वायरमेंट है जिस तरह से बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनब्रांडेड प्रोडक्ट यूनिट भी हमारे साथ जुड़ रही हैं कंटिन्यूअसली। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनमें भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो हम जो जिस तरह से कैपेसिटी हमारी इंप्रूव हो रही है एज पर डिमांड, तो उसको हम लोग मीट आउट कर पाएंगे नेक्स्ट आने वाले 2-3 साल में। ओके, डेफिनेटली। और सतीश सर लास्टली जानना चाहेंगे, आने वाले 2 दिन में इंटरिम बजट का यहाँ से अनाउंसमेंट हम देखेंगे, इसके बाद इलेक्शन पर भी एक फोकस रहेगा, तो ओवरऑल एक आपके बजट एक्सपेक्टेशन जानना चाहेंगे फॉर कंपनी या इंडस्ट्री को लेकर, क्या एक अपेक्षा है आपकी? देखिए बजट के बारे में तो चूंकि ये एक इंटरिम बजट होगा, फुल फ्लेज बजट तो नहीं होगा।
लेकिन फिर भी जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा, वो कंट्री की जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ग्रोथ होती है, तो स्टील, चूँकि उसका सबसे बड़ा स्टील और सीमेंट दोनों इंग्रेडिएंट सबसे पहले हैं। जहाँ भी ग्रोथ है तो स्टील और सीमेंट की रिक्वायरमेंट सबसे पहले आती है। तो हमारी तो यही गवर्नमेंट से कहना होगा कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रा पे जोर लगे रहे, उसके लिए मैक्सिमम फंड्स एलोकेशन हो, ताकि पूरी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट हो। और जैसा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हाउसिंग का सेगमेंट है, हर एक घर के अंदर पूरी इंडस्ट्री का हर प्रोडक्ट एक घर में यूज़ होता है। तो हाउसिंग सेगमेंट जो है, वो पूरे कंट्री की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, डेफ़िनेटली सतीश सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, काफ़ी डिटेल्स भी आपने शेयर की कंपनी को रिलेटेड और इंडस्ट्री को लेकर एक आउटलुक भी शेयर किया। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग थैंक क्वार्टर्स। यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। सर।